Most investors do not struggle because they lack choices, they struggle because they have to plan for too many goals at once. Emergency fund, insurance, a home, children's plan, retirement, and the lifestyle goals in between. What should come first? How does the approach change across life stages? And how does one keep the plan on track without reacting to every market headline? In this conversation, Mr. Vikas Gupta, founder and CEO of Kangaroo Associates, offers his view shaped by over 3 decades in banking and wealth management, helping investors translate multiple goals into a structured plan through prioritization, time horizon, and a portfolio mix aligned to risk preferences. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explore building one plan across multiple goals, how to prioritize, allocate, and review the right way. We discuss how to set goal order, decide allocation by time horizon, build a review rhythm, and plan retirement transitions with intent. Let's dive in. Namaskar, Vikas ji. Thank you for joining us for this conversation. It's a pleasure having you. Namaskar. It's a pleasure to be part of this Nivesh Pe Charcha program. Thank you, sir. Thank you very much for having me over. सो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक इंडिविजुअल के मल्टीपल लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, तो कैसे वो अपने प्लान्स को प्रायोरिटाइज करे और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू करे? तो आप देखिए, once you have decided कि I have to get into the journey of financial planning, तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने गोल्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन करें। तो क्लियरली डिफाइन करने का मतलब है कि आपके गोल का पर्पस क्या है, आपका अमाउंट क्या है जो आप देख रहे हो उस फाइनेंशियल गोल के लिए, या आपका टाइम होराइजन क्या है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे गोल्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ गोल्स इसेंशियल होते हैं, जैसे कि आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, दैट्स एन इसेंशियल गोल। देन देयर इज आपको हेल्थ प्लान और टर्म प्लान लेना, दीज आर इसेंशियल गोल्स। देन देयर आर सम फ्लेक्सिबल गोल्स कि भाई मेरे को 2 साल के अंदर छुट्टी पे जाना है, आई हैव टू गो फॉर अ हॉलीडे अब्रॉड, और आई हैव टू बाय अ कार। Then you have to clearly define the time horizon. टाइम होराइजन में जैसे नियर टर्म के अंदर आपके, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि आपका जो इमरजेंसी फंड है, जो 6 महीने का आप एक्सपेंसेस का आप एक इमरजेंसी फंड पूल क्रिएट करके रखना चाहते हैं, दैट इज ए इमीडिएट और नियर टर्म गोल। आपका हेल्थ इंश्योरेंस इज अ नियर और अ इमीडिएट गोल। आपका कार हॉलीडे, ये सब आपका एक मीडियम टर्म गोल हो गया कि कार हमें लेनी है, 3 साल में कार लेनी है, 4 साल में हॉलीडे जाना है, या 5-7 साल के अंदर घर लेना है। तो दीज आर योर मीडियम टर्म गोल। देन देर आर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में हो गया जैसे कि भाई मुझे एक सेकेंड होम लेना है अलीबाग में, या आई हैव टू लुक फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन और चाइल्ड्स मैरिज और रिटायरमेंट। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल हो गए। सो इन सब गोल्स को हमें इस तरीके से ब्रेकअप करना पड़ता है। देन उन गोल्स के लिए हमें एक अमाउंट डिसाइड करना होता है, वो आज की टर्म्स में करते हैं। तो भाई आज अगर मेरे को गाड़ी लेनी है तो मुझे 30 लाख की गाड़ी लेनी है। तो दिस वी विल एक्स्ट्रापोलेट कि भैया आप 5 साल बाद लोगे तो वो 30 लाख की गाड़ी 30 में तो नहीं मिलेगी आपको, वो शायद आपको 40-45 में मिलेगी। देन वी वर्क बैकवर्ड्स टू invest for that. So that's how we go about it. So multiple goals can be broken up into various categories, and basis those categories we can invest. ठीक है सर, मतलब अपने गोल्स को कैटेगराइज करिए कि कौन से एसेंशियल्स हैं एंड कौन से गुड टू हैव है, कि अगर हो भी गए तो भी ठीक, नहीं भी हुआ तो भी ठीक, और उस हिसाब से प्रायोरिटी आपको खुद ही पता चल जाएगी। बिल्कुल। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि एसेट एलोकेशन की जब बात करते हैं, तो हम्म। कोई इन्वेस्टर जो अभी अपने 20s में है और कोई इन्वेस्टर जो अभी अपने 40s में है, तो उनके दोनों के केसेस में ये कैसे बदलता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है? ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। तो जो 20s में बंदा होता है उसका एसेट एलोकेशन कुछ और होगा, जो 40s का होगा उसका कुछ और होगा। बिकॉज 20 साल वाले को कंपाउंडिंग के लिए बहुत टाइम मिलेगा, उसकी हायर एपिटाइट होगी टू टेक रिस्क। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे हम ज्यादा इक्विटी देते हैं। उसको इक्विटी में भी वी गिव हिम लो मोर स्मॉल कैप्स,
because he has a longer time horizons, and we have seen that over a longer period of time, your small caps will perform better. 40 का बंदा होगा तो 40 वाले के लिए लेसर टाइम है कंपाउंडिंग के लिए, उसको हम ज्यादातर लार्ज कैप देते हैं, इक्विटीज भी थोड़ा कम कर देते हैं, तो उसका थोड़ा सा एक जो एसेट मिक्स है वो डिफरेंट होगा 20 के अलावा। जो 20 वाला बंदा होता है, ही इज मोर फोकस्ड ऑन नियर टर्म गोल्स। उसके लिए पहले जरूरत जो है वो नियर टर्म गोल है कि भाई मेरे को इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना है, अभी अभी जॉब शुरू की है, कल को जॉब चलेगी तो क्या होगा, या मिड टर्म गोल कि भैया गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, तो उसके गोल बड़े डिफरेंट है। 20 साल का बंदा रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचता या सेकंड विंग के बारे में नहीं सोचता। 40 साल वाले जो बंदा होता है वो उस समय सोचता है कि भैया मेरा बच्चा अभी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, 8 साल के बाद इसे हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा, इंडिया में जाएगा, बाहर जाएगा, तो उसके लिए मेरे को आज प्लान करना है। तो उसके गोल्स भी बड़े डिफरेंट होते हैं, उसकी इनकम भी ज्यादा होती है। 20 साल वाले की इनकम कम होती है, 40 साल वाले की इनकम ज्यादा होती है। तो और 40 साल वाला उस टाइम तक हायर इनकम ब्रैकेट में भी पहुंच चुका होता है, एंड प्रोबेबली उसके पास ईसॉप्स भी होते हैं, उसके बोनसेस भी ज्यादा होते हैं, तो ही हैज मोर डिस्पोजेबल इनकम। प्लस इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज डेज उसकी डबल इनकम हो जाती है, बिकॉज वाइफ भी कमाने लगती है। 20 वाला तो अकेला आदमी है, उसे तो उसको सिर्फ उसको अपने अगले 3 साल की चिंता है, तो इसलिए बहुत डिफरेंट है 20 साल और 40 साल वाले लिए। 40 साल की उम्र में जैसे आपने कहा कि वो रिस्क कम ले सकता है क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन उनके लिए एक थोड़ा इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है। कैपिटल प्रोटेक्शन भी है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा थंब रूल चलता है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, हम उसका रिस्क कम करते जाते हैं। ओके। तो वो 40 के पास अब उसका ही इज गॉट जस्ट 20 इयर्स टू रिटायरमेंट, तो 20 साल के अंदर उसे कॉर्पस क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी उसका कुछ पैसा पीएफ में, एनपीएस में इकट्ठा हो चुका है। So that's why it's very different for a 20 and for each individual. 20 साल के दो आदमियों की गोल प्लानिंग डिफरेंट होगी। ओके। भाई see, if you are an only child and your father has already built a house for you, you don't need to build for a house. So your plan to build a house will be very different. करेक्ट। आपका आपका होगा कि यार गाड़ी लेनी है, छुट्टी भी जाना है, शादी करनी है। तो विकास जी, मेरा आपसे सवाल अगला ये है कि जब हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, तो कैसे जो बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उनको कंक्रीट प्लान बनाने में किस तरीके से एसेट एलोकेशन को देखना चाहिए? देखिए हिंदुस्तान में ना क्रिकेट सबको समझना आती है। अच्छा। मैं इसको क्रिकेट की तरह एक बैलेंस्ड टीम बनाना चाहता हूं। ओके। सो क्रिकेट में क्या होता है, आप एक बैलेंस टीम होता है तो आपके पास 5-6 बैट्समैन होते हैं। तो करेक्ट। बैट्समैन कौन हो गए? बैट्समैन में भी हमारे पास कुछ इनिंग बिल्डर होते हैं, कुछ हमारे पास एक्यूमुलेटर होते हैं, एंड वी हैव सम बैशर। इनिंग बिल्डर हमारे लार्ज कैप्स हो गए, ओके। मिड कैप्स हमारे एक्यूमुलेटर हो गए, और स्मॉल कैप हमारे डैशर्स हो गए। ओके। ठीक है, देन वी नीड टू हैव बॉलर्स। ओके। सो बॉलर्स के अंदर हमारे पास डेट हो गया, जो हमारे फास्ट बॉलर्स या विकेट टेकिंग बॉलर्स हो गए, ओके। एंड देन वी हैव रीड्स एंड इनविट्स, जिसके अंदर हमारे पास स्पिनर्स हो गए जो रन रोकते भी हैं और विकेट भी लेते हैं। देन वी हैव अ विकेट कीपर, तो विकेट कीपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकेट कीपर के अंदर हमारे पास गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स हो गए। तो एक पूरा एक बैलेंस टीम बनाने के लिए यू मस्ट हैव एलोकेशन टू ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द मार्केट। तो खाली आप 11 बैट्समैन बना के आप एक बैलेंस टीम नहीं ले सकते, या 11 ऑलराउंडर के साथ आप एक बैलेंस टीम नहीं बना सकते। सो यू मस्ट हैव बैट्समैन, यू मस्ट हैव बॉलर्स, एंड यू मस्ट हैव विकेट कीपर। तो उसी हिसाब से यू मस्ट हैव equity, you must have debt and reach and inwits and gold and silver. So एक well rounded portfolio बनाने के लिए you must have asset allocation to all this. Percentages to these can be decided depending upon the risk appetite of the person, the life stage of the person, and his overall goals which we have to achieve. अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रिव्यू मैकेनिज्म जो होता है किसी भी पोर्टफोलियो को लेकर, पहली बात तो उसका इंटेंट क्या है कि क्यों रिव्यू करें, और किस तरीके के चेंजेस होते हैं अलग अलग रिव्यूज में। आप जब रिव्यूज सजेस्ट करते हैं तो किस तरीके के चेंजेस
करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं किसी पोर्टफोलियो में? रिव्यू जो होता है किसी भी चीज का, आप अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, तो आप बीच में रास्ता देखते रहते हो ना कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या मैंने कोई गलत टर्न तो नहीं ले लिया। गलत टर्न ले लिया तो आप यू टर्न लोगे और वापस अपने रास्ते पे आ जाओगे। तो वही मैकेनिज्म रिव्यू का है। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट साल में एक बार हमें पीरियोडिकली अपने प्लान्स को रिव्यू करना चाहिए। दैट इज द थंब रूल। तो क्या बोलते हैं हम, वो इसलिए बोलते हैं कि यार एक साल के अंदर देखो, एवरी पर्सन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ इज डायनेमिक, वो चेंज होती रहती है। अगर सीधी लाइन होगी तो फिर तो बस यार सबके सब मस्ती हो जाएंगे, ना हमारी जरूरत है ना किसी की जरूरत है। सही बात। Life is dynamic. So when life is dynamic, what happens is over a period of 1 year, you will see कि यार उसकी मैक्रो कंडीशंस चेंज हो गई इंडिविजुअल। अब मैक्रो कंडीशंस कैसे चेंज हो गई कि भाई पहले से 15 लाख की जॉब थी, उसने जॉब चेंज की, उसकी जॉब 40 लाख की हो गई, अच्छा। राइट? तो या रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ओके, आई डोंट वांट टू से दैट, बट कुछ भी हो सकता है। हम्म, सो आप आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आपने आपको कोई लेगेसी मिल गई, यू गेट अ लार्ज फंड एज लेगेसी, या आपको ईसॉप्स मिल गए। सो दीज आर द मैक्रो चेंजेस व्हिच हैपेंस इन अ पर्सन्स लाइफ व्हिच वी नीड टू रिव्यू। या आपकी वाइफ, आपने शादी कर ली और आपकी ऐसा डबल इनकम हो गई, तो देन सिचुएशन चेंजेस, राइट? देन वी हैव टू लुक एट माइक्रो ऑल्सो। माइक्रो में हम क्या देखते हैं कि भाई जो हमने सारे म्यूचुअल फंड्स या जहां भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसकी कंडीशन कैसी है, आर दे वर्किंग वेल, आर दे इन लाइन, या हो सकता है उसका कोई फंड मैनेजर छोड़ गया हो, फंड मैनेजर छोड़ने के बाद फंड की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ गया या आने वाला है, या यू नीड टू रीबैलेंस इट, आई डोंट नो। That rebalancing of portfolio, checking of where we have invested, are they going in the right direction? That is very important to check the roadmap periodically. I would suggest once every year. विकास जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि किस तरीके का फ्रेमवर्क होना चाहिए एक राइट रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए, या फिर कह लीजिए कि सही म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में सिलेक्शन करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक नंबर पे आना पड़ेगा कि व्हाट इज द नंबर यू यू वांट टू अचीव व्हेन यू रिटायर। ओके। तो हम ये सोचते हैं कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि योर लाइफस्टाइल which you are maintaining today should not change when you retire. ओके। अगर आपके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके करंट मंथली एक्सपेंसेस आर से 1 लाख रुपीज अ मंथ, तो आपका 12 लाख हो गया। करेक्ट। तो हम एक बॉल पार्क लेते हैं कि 50 टाइम्स योर मंथली एक्सपेंसेस शुड बी योर रिटायरमेंट कॉर्पस। तो 6 करोड़ रुपए हो गया, 12 लाख इंटू 50 है 6 करोड़। तो 6 करोड़ का आपने अगर एक कॉर्पस बना लिया एंड उसके ऊपर आप 6% रिटर्न भी बनाते, तो आपको 36 लाख आता है साल का। तो 36 लाख का मतलब ये 3 लाख रुपए महीना, अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी कर दोगे तो ये 1 लाख जो 3 लाख होगा वो भी आपका टेकन केयर है। तो दैट इज व्हाट अ बॉल पार्क नंबर इज। बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच वी लुक एट। भाई आपके पीएस में कितने पैसे जमा हुए, बिकॉज पीएस तो हम कोई ध्यान ही नहीं देते, वो कटता रहता है, हमें पता ही नहीं होता कितना पैसा है। बट एक दिन सडनली पता लगता है कि उसमें बहुत साइजेबल अमाउंट जमा हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस में पीएफ में पैसा बहुत कम होता है, बट जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है वो एकदम स्पीडीली बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है और आपका कॉर्पस का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। फिर आपका एनपीएस देखना पड़ता है। उसके अलावा आजकल एक बहुत ही पॉपुलर चीज है, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर गेट्स ईसॉप्स। तो ईसॉप्स की क्या आपकी वेस्टिंग है, कब वेस्ट हो रहे हैं, कितने वेस्ट हो रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज द टाइम टू रिटायरमेंट। आप 5 साल में रिटायर होने वाले हो या 30 साल में रिटायर होने वाले हो। तो बेसिस दैट यू हैव टू डिसाइड द ओवरऑल थिंग। सो देयर आर मेनी मूविंग पार्ट्स हियर व्हिच वन हैज टू लुक एट। देयर आर मेनी फैक्टर्स
कोई नहीं सकता। नहीं है। बिल्कुल। Thank जी, ओ, जी। विकास जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि रिटायरमेंट जैसे जैसे पास आता रहता है, हुँ। तो कैसे एसेट एलोकेशन जैसी इक्विटी से आप डेट में कन्वर्ट करते हैं किसी पोर्टफोलियो को, डेट हैवी करते हैं? मतलब पहली बात तो ये कि किस तरीके से करते हैं? क्या एसडब्ल्यूपी में आप मानते हैं कि एक बहुत अच्छा तरीका है शिफ्ट होने का? सुमित जी, इसमें द वे वी डू इट इज़ कि हम लोग पहले ही रिटायरमेंट से 3 से 5 साल पहले ही जो हम पीरियोडिक रिव्यूज़ करते हैं, उसके अंदर वी ट्राई एंड इंक्रीज़ फ्रेश एलोकेशंस टू डेट। आपका जो पीएफए पैसा है, वो भी ऑलमोस्ट डेट ही होता है। एनपीएस में भी 50-50, लार्जली 50-50 होता है। तो ये सब एक प्रोजेक्शन किया जाता है कि अब हम जो अभी हमारा एसेट एलोकेशन इक्विटी हैवी है, उसको हम धीरे-धीरे हम उसे नीचे लेके आते हैं। एंड वी डोंट वांट टू टाइम द मार्केट। दैट्स You have to be God to time the market. Otherwise, you cannot time the market. Market timing is impossible. तो हम मार्केट टाइमिंग में बिलीव ही नहीं करते। तो हम उसका 5 साल पहले से ही उसका पैसा डेट में लगाना शुरू कर देते हैं। अगर उसके बाद भी हमें लगता है कि वी नीड टू स्टिल शिफ्ट हिज एसेट एलोकेशन लोअर, देन थ्रू सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान वी स्विच मनी फ्रॉम इक्विटी टू हाइब्रिड स्कीम्स। ओके। डेट में मैं म्यूचुअल फंड्स में नहीं करता क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड के अंदर डेट का टैक्सेशन इज फुल टैक्सेबल। सो हाइब्रिड के अंदर आपको लोअर इक्विटी एलोकेशन भी मिल जाता है विद मेंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ टैक्सेशन। तो वो एक एडवांटेज है हाइब्रिड्स का, तो हम उसमें उसको धीरे धीरे हाइब्रिड की तरफ ले जाते हैं। तो ये तो होगा रिटायरमेंट तक का काम। वंस आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज नाउ द गेम बिगिंस। तो हमने टारगेट किया, जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था कि हम 6 करोड़ का फंड लगाएंगे आपके लिए। तो 6 करोड़ का फंड हमारा बन गया। तो अब हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई तुम्हें लाइफस्टाइल अपना मेंटेन रखना है। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफ, राइट? यू मे गेट अ लिटिल बिट ऑफ पेंशन और नॉट, बट आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ। 6 करोड़ पे 6%, 36 लाख, 3 लाख रुपए महीना आपके अकाउंट में जिस दिन सैलरी आती थी उस दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ओके। राइट? अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमारे 1 लाख के एक्सपेंसेस थे जो अब आप हमें 3 दे रहे हो। बट होता क्या है कि जब आप रिटायर होते हो तो आपके बड़े बड़े एक्सपेंसेस वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो स्कूल फीस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 4 से 5 लाख रुपए 2 बच्चों की स्कूल की फीस ही जाती है, जो करेक्ट। जो एक ओल्ड एज में नहीं होगी। हाँ, सही बात। आपको आपको शादी के लिए प्लान नहीं करना है। आपको हर महीने हॉलिडे नहीं करनी है। आपको साल में 1 या 2 हॉलिडे करनी है, राइट? हम्म, वहाँ पे नीड दूसरी हो जाती है। वहाँ पे नीड हो जाती है कि मेरे को आई हैव टू इंश्योर दैट माय मेडिकल एक्सपेंसेस आर कवर्ड। So you have a good health insurance with buffer so that if in case of any emergency, you don't have to rely on your anybody else, but you have your own things in place. So अगर आप 1 लाख का खर्चा आज करते हैं और आपको 3 लाख इस समय मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से वो 3 लाख आपके लिए बहुत होने चाहिए। तो आपके एक्सपेंसेस भी बहुत सारे कम हो जाते हैं। ओके। थैंक यू विकास जी। विद दिस थॉट वी विल जस्ट रैप इट अप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी It was very interesting to talk to you, Sumit. This episode reinforces one core theme, that is, plans move forward when decisions have structure. When goals are defined clearly and prioritized, the portfolio becomes manageable because each part has a role, a time horizon, and a reason to exist. Mr. Vikas Gupta also highlighted the value of reviews that are driven by life changes, not noise, and the importance of planning retirement transition gradually, using systematic steps rather than sudden shifts. The real progress comes from staying aligned to the plan and letting that structure guide the next decision with more confidence and direction. Do consult your financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.